लेक्चर नंबर 55। कौन सा चैप्टर पसंद करेंगे? ओह 16, दैट्स नाइस। 16 निकाल लें फिर। 16 ऑडिट वाला सफा कौन सा है, दिखाओ। 441, ठीक है। ऑडिट अब टैक्स वाले जो आपके रिकॉर्ड्स, चैप्टर 16 हमने थोड़ी देर के लिए शुरू कर दिया था। टैक्स वाले जो आपके रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, रिकॉर्ड्स मंगवा के उन्होंने आपका क्या करना होगा, बोलें? ऑडिट करना होगा। तो आज टैक्स वालों ने आपके रिकॉर्ड्स मंगवा कर सफ़े के ऊपर पराठा रख के खाना होगा या उनका ऑडिट करना होगा? पराठा खाना होगा, ठीक है। द कमिश्नर मे कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। डॉक्यूमेंट से मुराद लिख लें, कैश बुक, लेजर, एग्रीमेंट्स। आए हाइब्रिड में बिल्कुल माशाल्लाह, लेट आया करें। द कमिश्नर में कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, कमिश्नर रिकॉर्ड्स मंगवा लेगा। मेंटेन्ड अंडर दिस लॉ, जो इस लॉ में मेंटेन हुए हैं, और मेंटेन्ड अंडर एनी अदर लॉ, या किसी भी लॉ में जो मेंटेन हुए हों, वो वाले रिकॉर्ड्स कमिश्नर आपके मंगवा लेगा। हमारे लॉ वाले भी, किसी और लॉ वाले भी। इन रिकॉर्ड्स का मंगवा के क्या करेगा? अचार डालेगा या ऑडिट करेगा? फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ पर्सनल अफेयर्स, घर के अफेयर्स आपके देखेगा या इनकम टैक्स अफेयर्स देखेगा? घर के, इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्सन। जब कभी देखिए, ऑडिट करने का मकसद ये है कि चेक हो सके इसने सही टैक्स कैलकुलेट किया या नहीं। जब रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा के ऊपर होगा तो पर्सन आपको अलाउ एक्सेस करेगा कि कमिश्नर मशीन यूज कर ले। जाहिर बात है, अगर आपका डाटा कंप्यूटर में पड़ा है तो कमिश्नर क्या यूज करेगा? मशीन। मशीन से क्या मुराद है? मशीन कोई जनरेटर है या कंप्यूटर है? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यूज करेगा। एंड अलाउ हिम एक्सेस टू हार्ड कॉपीज का क्या मतलब है? कि अगर टैक्स वालों को जरूरत पड़ी तो उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट भी निकाल के देख सकेंगे चीजों के। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स पेयर, जिससे आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और ऑफ एनी अदर टैक्स पेयर, आपकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और किसी और की भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यानी आपके प्रेमिसेस में आके किसी और, आगे जगह है ना, आपके प्रेमिसेस में आके किसी और की भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार है, अगर उसका ऑडिट हो रहा है तो वहां जनरल टायर की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है कि होंडा ने कितने टायर जनरल टायर से खरीदे। याद रखिएगा, कमिश्नर कभी भी रिकॉर्ड्स नहीं मंगवाएगा 6 साल बाद, जिससे वो रिलेट करते हैं। तो 6 साल से पुराने रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगा। ये तो हमने शायद लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ये कितने साल के रिकॉर्ड हमने संभाल के रखने हैं? 6 साल के। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन, या कभी नेसेसरी रिकॉर्ड मेंटेन ना हो रहे हो तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन, और वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन, या जब कभी रिकॉर्ड मेंटेन ना हो रहे हो, कमिश्नर शेल कंडक्ट एन ऑडिट। हाईलाइट करें, कमिश्नर शेल कंडक्ट एन ऑडिट। रिकॉर्ड्स मंगवाने के बाद क्या करेंगे? उसका चार्ट डालेंगे या ऑडिट करेंगे? ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी इनटू एक्सपेंडिचर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 2 है, कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली। कमिश्नर आपका ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकता है, जूम मीटिंग के जरिए, हाइब्रिड में, थ्रू वीडियो लिंक और थ्रू प्रेस्क्राइब्ड फैसिलिटी। किसी भी फैसिलिटी के जरिए कमिश्नर आपको ऑडिट कर सकता है। अच्छा,
2AA को जरा छोड़ दें, आ जाए, 2AA को छोड़ दें, 6, लिखा ना, अच्छा पॉइंट नंबर 6, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, क्या मुकम्मल हो जाने के बाद, ऑडिट मुकम्मल हो जाने के बाद, पहले आपके रिकॉर्ड्स मंगवाए, रिकॉर्ड्स मंगवाने के बाद क्या किया, ऑडिट किया, अब ऑडिट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द कमिश्नर मे, आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स पेयर्स एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड, इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। इसमें बस ये हाईलाइट कर लें, अब कमिश्नर में इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। अब कमिश्नर आपको क्या इशू करेगा, ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। दोबारा पढ़ लें पॉइंट 6। अच्छा जी, पॉइंट 1 में आप हाईलाइट कर लें, मे कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स। तो पॉइंट 1 में उसने रिकॉर्ड्स क्या किए, मंगवाए, मे कॉल। और पॉइंट 2 में शेल कंडक्ट ऑडिट का क्या मतलब है, ऑडिट किया। और पॉइंट 2 में ऑडिट को इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट मुकम्मल हो गए, कमिश्नर में आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स पेयर्स एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड इन ऑडिट, इशू एन ऑडिट रिपोर्ट कंटेनिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड, रिपोर्ट में लिखा होगा कि ऑडिट में हमने क्या ऑब्जर्व किया, आपकी कैपिटल गेन इनकम में डिस्पोजल ऑफ शेयर्स शो नहीं हुई हुई थी, सैलरी में आपने ओवर टाइम नहीं डाला हुआ, इस तरह की चीजें, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग। ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग का मतलब लिखे ना, ऑडिट में गलतियां पकड़ी गई। आ जाए, बैठ जाए। अच्छा, ऑडिट करने के बाद, यानी साथ वाले की हरकतें चेक करने के बाद आपके ज़हन में उसके बारे में वही राय रहती है या आप मोहतात हो जाते हैं? ये तो आप ये सोच रहे हैं कि वो गलत निकला। अच्छा, तो ऑडिट करने के बाद अगले, जी भाई पीछे से ही एसी बंद करवा दें, बेटा नहीं सब। अच्छा जी, अच्छा इसको अब ऑफ कर दें माइक को। ऑडिट करने के बाद बेटा, ऑडिट करने के बाद कमिश्नर की राय टैक्स पेयर के बारे में वही रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी। एक फिक्रा अगर लफ्ज याद कर लें आप, अमेंड द राय, अमेंड द राय। ऑडिट करने के बाद आपके बारे में हम अपनी राय वही रखेंगे या बदल लेंगे? ज्यादा चांस यही होगा कि गलतियां कोई ना कोई 2-4 निकल ही आनी है, तो आपके बारे में राय बदली जाएगी हमारी। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, द कमिश्नर में अगर मुनासिब समझे अमेंड द असेसमेंट। अमेंड का क्या मतलब होता है? बदलना। असेस का क्या मतलब होता है? राय कायम करना। आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। वैसे एक बात बताऊं, अमेंड द असेसमेंट एक पूरा सेक्शन है 122, जो हम तकरीबन एक दिन लगा के पढ़ते होते हैं, तो ये कभी आएगा तो पढ़ लेंगे। फिलहाल लफ्ज याद कर लें, बोले अमेंड द, आपके बारे में अपनी राय क्या कर लेगा? बदल लेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके बारे में अपनी राय ऐसे ही बदल ले। पहले आपको बुलाएगा, बुला के कहेगा ऑडिट में ये गलतियां निकली हैं, अब मैं दिल से अब आपके साथ नहीं हूं, आपका कोई एतराज तो बता दो, आप बात रखो, हो सकता है मैं अपनी फिर राय ना बदलूं। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब कोई उर्दू में बता दें।
हाँ, आपको एक बात करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद राय बदली जाएगी। ये नहीं होगा कि मुलजिम को ऐसे ही मुजरिम कह दो और उसकी बात सुनो ही ना। बता दें जी इस लाइन का मतलब, आफ्टर इशूइंग द, और जो हजरात लेट आए हैं, टैक्स वाले आए हैं, उन्होंने आके कमिश्नर ने आके ऑडिट की है, ऑडिट करने के बाद उसने आपके बारे में अपनी राय बदल ली है। पहले वो समझ रहे थे आप अच्छा बच्चा है, अब वो समझ रहे हैं कि आप बुरा बच्चा है। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कमिश्नर अगर मुनासिब समझे तो अपनी राय आपके बारे में क्या कर लेगा, बदल लेगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू टैक्स पेयर को एक मौका दिया जाएगा। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू टैक्स पेयर का मतलब लिख लें, टैक्स पेयर को पहले बात करने का मौका दिया जाएगा, फिर राय बदली जाएगी ना। आप अगले को कहते नहीं मुझे बोलने तो दो, किसी ने आपको आके कह दिया झूठा, तो आप कहते हैं भाई मेरी बात तो सुन लो, ये वो वाली बात है, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब दिल में चाहे हो कि झूठा ही हूं, लेकिन अगले को फिर बात तो सुन ले। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी, टैक्स पेयर को पहले मौका दिया जाएगा। Section 177 shall not apply to a person whose income tax affairs have been audited in any of the preceding 3 years. Whose income tax affairs have been audited in respect of any of the preceding 3 years. ये ना असल में पहले रूल कुछ और होता था, तो जरा मैं डायग्राम अपडेट कर लूं। उर्दू में मतलब तो बता दें इस बात का, कोई बच्चा है माशाल्लाह अच्छी उर्दू है आप लोगों की, उर्दू में कोई मतलब बता दे इस बात का, कोई है क्लास में कोई मतलब बताने वाला जरा इसका। अगर पिछले 3 साल में, सादा सी बात है, सर आप मुझे मारा ना करें, अगर पिछले 3 दिन में एक दफा भी मार दिया तो अब थोड़ा वेट कर लें, फिर दोबारा मार लीजिएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। तो मिस्टर ए है, उसका ऑडिट हुआ 23 में, ठीक है। अब 24, 25, 26 में उसका ऑडिट नहीं हुआ, 27 में उसका ऑडिट हो सकता है। हम 27 में खड़े हैं, 27 में ऑडिट हो सकता है उसका। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल में एक दफा भी नहीं हुआ हुआ। अच्छा, ये जो बी था ना, बी बाबा, इसका ऑडिट 24 में हुआ है। इसका ऑडिट कब हुआ है? 24 में हुआ है। अगर 24 के अंदर इसका ऑडिट हुआ है और यहां खड़े होकर हम दोबारा ऑडिट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, भाई 27 में चपेट ना मारो, अभी 24 में तुम चपेट मार के 28 में मार लो तो नहीं, 28 में अल्लाह करे बचे, उसमें भी बच जाए, मार लो मतलब। सेक्शन 177 शैल नॉट अप्लाई, सेक्शन 177 नहीं लगेगा ऐसे बंदे पे जिसके इनकम टैक्स अफेयर्स का पिछले 3 साल में कभी भी ऑडिट हो गया है। नोट कर लिया आप लोगों ने? मेहरबानी। आ जाए हाइब्रिड में, पढ़ के लुट मचाई या लुट मचाने के बाद पढ़ा घर जाके? लुट मचाने के बाद पढ़ा, ठीक है। छत पे खड़े होकर लुट मचाई आप लोगों ने, फिर जाके पढ़ा। सेक्शन 177 बोलें, नहीं लगेगा उस बंदे के ऊपर जिसको पिछले 3 साल में आप छेड़ चुके हैं। ना छेड़ मलंगानू। तो अगर पिछले 3 घंटे में घर वालों ने आपकी क्लास ली है तो उनको कह दीजिएगा थोड़ा टाइम गुजरने दें, ये अब्जॉर्ब हो जाए, फिर इंशाल्लाह कुछ कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आज बैठ जाओ। लेकिन अगर अब्बू दादा अब्बू से इजाजत लेके हर 1 घंटे बाद भी क्लास ले लें तो कोई मसला नहीं। However, कमिश्नर में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर एन ऑडिट विद द बोर्ड अप्रूवल। लेकिन अगर कमिश्नर बोर्ड से इजाजत ले लेना
तो फिर हर साल भी कुट पड़ सकती है, फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, अब जनरल रूल क्या हो गया, कमिश्नर के पास ये पावर नहीं है कि हर 1 साल 2 साल बाद ऑडिट करे आपका। असल में देखिए, ऑडिट करना इतना आसान भी नहीं होता ना। और पूरे पाकिस्तान में कितने टैक्स पेयर्स हैं? पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बिजनेस इनकम ही देख लें, लाखों तो करोड़ों लोग ही कमा रहे होंगे, शायद करोड़ दुकानें तो होंगी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से। तो करोड़ों लोग जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं पाकिस्तान में। तो सबको ऑडिट करना पॉसिबल ही नहीं है एफबीआर के लिए। एफबीआर है, कोई जिन तो नहीं है कि सबका ऑडिट कर दें। तो इसलिए हर 3 साल में एक दफा ऑडिट कर लिया करें। यानी ऑब्वियसली हमारे कॉलेज का अगर इस साल ऑडिट कर लिया, अगले साल किसी और कॉलेज को ऑडिट कर लें। हर 3 साल में एक का कर लिया करें। हो गया जी, नोट, आगे चलें। तो सेक्शन 177 नहीं लगेगा उस बंदे के ऊपर जिसकी इनकम, ये कौन सा पेज नंबर कौन सा है? ये मैंने पुरानी बुक का खोला हुआ है। 441 बोलें, 441 441 441। बड़ी बात करें। पॉइंट 8 घर वालों को खुश रखते हैं या मुंह बना के रखते हैं? घर में मुंह बना के रखते हैं। पॉइंट 8, द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ सीए। बोर्ड एक फर्म ऑफ सीए को अपॉइंट कर सकते हैं। बोर्ड क्या कर सकते हैं? फर्म ऑफ सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हैं टू कंडक्ट एन ऑडिट। उस फर्म का काम क्या होगा? टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ अ पर्सन। तो इनकम टैक्स अफेयर चेक करने के लिए बोर्ड सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्म को, बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्म को ऐसे बंदे को ऑडिट करने के लिए जिसको सेलेक्ट कमिश्नर या बोर्ड ने जिस मर्जी ने किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिश्ता देखा किसने था? हो सकता है रिश्ता अम्मी ने देखा हो सकता है अब्बू ने देखा हो, लेकिन शादी कराएगा कौन? वो अब्बू कराएंगे। अच्छा सॉरी, पॉइंट की तरफ चले गए हम लोग। वापस आ जाए भाई। अभी तो क्यूएम पास नहीं हो गया। वैसे अभी क्यूएम तो पास हो गया। क्यूएम है या निकल गया हुआ? है। फंक्शनल उर्दू अब आने इंशाल्लाह अगली दफा। द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ सीए और फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट accountant to conduct an audit of income tax affairs of a person selected for audit by commissioner और board। अब appoint और select में फर्क मतलब बता दें। appoint और select में, हमारे कॉलेज को ऑडिट करना है, हो सकता है ये कमिश्नर सेलेक्ट करे, हो सकता है बोर्ड सेलेक्ट करे। जब सेलेक्ट कर लिया तो खुद करने टैक्स वालों ने या टैक्स वालों ने भेजना है सीए को? ये कौन अपॉइंट कर सकता है सीए को? समझ आ गई? तो हमारे कॉलेज को ऑडिट होने ये कौन सेलेक्ट कर सकता है? कमिश्नर या बोर्ड। फिर जब डिसाइड हो गया हमारे कॉलेज को ऑडिट होना है, तो फिर उसके लिए अगर सीए अपॉइंट करना है तो वो कौन कर सकता है? ओके करके रिस्पॉन्ड कर दिया करें। वापस आए। The scope of audit shall be determined by board on case to case basis। स्कोप ऑफ ऑडिट केस टू केस बेसिस देखा जाएगा कि कितनी स्कोप में, मतलब डेप्थ, कि किस डेप्थ में ऑडिट करना है। चले मैं लिख लेता हूँ, ये अगले सेशन में याद रह जाएगा। डेप्थ देखें, नजर आ रहा है डेप्थ लिखा हुआ। डेप्थ ही इतनी है इसमें जी। क्या करना है? एसी को क्या कराना है? अच्छा, नेक्स्ट। जब चार्टेड अकाउंटेंट को, नहीं कुछ नहीं कराना, किसी ने कहा ही नहीं, कहा है किसी ने कुछ? जब चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर दिया जाए तो चार्टेड अकाउंटेंट को यह पावर भी दी जाएगी टू गिव नोटिसेस एंड टू एंटर इनटू प्रेमिसेस। अब चार्टेड अकाउंटेंट को 2 पावर्स दी जाएंगी कि हमारे कॉलेज को नोटिस भेजेगा और डेटा मंगवाएगा। ना सिर्फ नोटिस भेज के डेटा मंगवाएगा, बल्कि हमारे कॉलेज में एंटर भी, अब अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट हमारे कॉलेज में एंटर होने की कोशिश कर रहा होगा हमारा ऑडिट करने के लिए एफबीआर की तरफ से, तो हम उसको ये कह के नहीं रोकेंगे कि भाई आपने रोल नंबर बताएं, आप तो नहीं पढ़े हमारे पास। तो उसको रोक नहीं सकेंगे हम। रोक सको तो रोक लो, रोक नहीं सकेंगे हम।
एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव, कोई भी बंदा एम्प्लॉयड एज अबव का मतलब बताए ना, एम्प्लॉय किसने किया, किसको किया है, एम्प्लॉय करने वाला कौन है, बोर्ड, किसको एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो एनी सीए या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एम्प्लॉयड एज अबव मे बी ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर। कमिश्नर इसे कितनी ताकतें देगा, 2 ताकतें देगा, एक इसको बिजली की ताकत देगा सुपरमैन की तरह, और ये वाली ताकतें इसको देगा, पावर इसको शिफ्ट कर दो। एक ताकत इसको देगा टू गिव नोटिसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये नोटिस कौन दिया करेगा, टू गिव नोटिसेस, हाँ सीए दिया करेगा, किसको दिया करेगा, टैक्स पेयर को, टू गिव नोटिसेस टू टीपी। द पर्सन, नहीं, बोर्ड ने बस अपॉइंट कर दिया सीए, उसके बाद बोर्ड जाके सो जाता है, फिर काम तो कमिश्नर ही करवाता है, उसको सोया रहने दें। पॉइंट नंबर 10, जब एक बंदा फेल हो जाए, गहरी बात होने लगी है, जब एक बंदा फेल हो जाए मैट्रिक में, जब एक बंदा फेल हो जाए दिखाने से अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड कमिश्नर को या सीए को, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कमिश्नर आया हमारे कॉलेज को ऑडिट करने के लिए, हमने कहा जी कैशियर छुट्टी पे आज, कैश कैबिन बंद पड़ा है। अगले दिन आया जी कैशियर साहब जो है वो बाहर के मुल्क चले गए, उनको कोई काम था। अब इस तरह के बहाने करके हम उन्हें रिकॉर्ड दिखा रहे हैं या रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहे हैं। वेयर अ पर्सन फेल्स, वेयर अ पर्सन फेल्स, पर्सन से क्या मुराद है, वेयर अ टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोड्यूस, किसके सामने, कमिश्नर के सामने, या किसके सामने, सीए के सामने। क्या अंडरलाइन की हुई लाइन पढ़े, रिदम पूरा समझ आ जाएगा, सिर्फ अंडरलाइन की हुई तरह मैं पढ़ने लगा हूं, मैंने जो अंडरलाइन की हुई है, वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। चलिए बाकी भी पढ़ लें, इलेक्ट्रॉनिकली केप्ट रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एनी अदर एविडेंस। सजा सुने, अब एक बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर रहा है, द कौमी में, बोले प्यार से बोले, द कौमी में आगे बढ़ेगा, प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट नहीं, अमेंडेड असेसमेंट नहीं, अब उसने लफ्ज बोला, टू मेक द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आपके बारे में अपनी एक बेहतरीन राय कायम करेगा, बेहतरीन राय, जबरदस्त किस्म की आपके बारे में एक राय कायम करेगा। और अब ख्याली राय की कोई हकीकत नहीं होगी, जो आपके बारे में मिलने से पहले, देखिए हर बंदे से मिलने के पहले बारे में तो हम यही सोच रहे होते हैं ना कि ये बंदा रिकॉर्ड दिखाई देगा, मैं इससे पूछूंगा, ऑडिट करने आऊंगा तो ये रिकॉर्ड दिखाई देगा। आपके दफ्तर में आने से पहले जो है वो कमिश्नर क्या सोच रहा होगा, यार ये बड़े अच्छे लोग होंगे, यार ये अपना रिकॉर्ड दिखा देंगे, मुझे सारी चीजें दिखा देंगे, एंड नाउ ख्याली राय शैल हैव नो इलीगल इफेक्ट। अब जो ख्याल करके आया था ना आपके बारे में कि ये तो बड़े अच्छे लोग होंगे, ये तो रिकॉर्ड भी दिखाएंगे, अब उस राय का इफेक्ट खत्म हो गया, अब आपके बारे में एक बेहतरीन राय कायम करेगा। बेहतरीन राय का मतलब ये कि अपनी अकल से सोच के अब आपका टैक्स निकालेगा। कैसे, अब रिकॉर्ड तो दिखा नहीं रहे, अब वो मुख्तलिफ क्लासेस में विजिट करेगा, बच्चे देखेगा, बच्चों से फीस पूछेगा, कैलकुलेटर पकड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बिजली के बिल वापडा से अरेंज करेगा, कुछ ना कुछ करके बिजनेस इनकम निकाल ही लेगा। इतनी तो अकल होती ही है लोगों में कि पता चला लें ये दुकानदार कितना कमा रहा है। आप किसी दुकानदार के पास 3 दिन बैठ जाए तो आपको अंदाजा होने लग जाता है कि इसकी दिन की सेल कितनी है। तो इसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट। फिर वो हमारे पास बैठ जाएगा, फिर वो देखा करेगा कितने बच्चे आ रहे हैं, किस क्लास में कितने हैं, कितने जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ये सारा देखने के बाद वो फिर ख्याली राय खत्म कर देगा आपके बारे में। ख्याली राय की तो अब कोई हैसियत नहीं है। अब वो ख्याली राय आपके बारे में कायम करेगा या बेहतरीन राय कायम करेगा, लेकिन बेहतरीन राय कायम करने के लिए उसको जो है वो आपके पास कुछ दिन बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या नहीं दिखा रहे, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे। बहरहाल ये 2 लफ्ज हैं, बल्कि 3 लफ्ज हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हमें पढ़ने में 1 दिन लगता है चैप्टर 15 में,
एज्यूम्ड असेसमेंट भी आधे दिन में पढ़ाते हैं हम, और एक दिन में हम पढ़ाते हैं अमेंड द असेसमेंट। तो ये तीनों सेक्शंस हैं, लेकिन हम तो अभी अपना गुजारा चला रहे हैं ताकि घर में जब हम याद करें जाके तो हमें इंशाल्लाह मसला ना हो। तो सादा सी बात बता दें बस, जब कोई टैक्स पेयर नाकाम हो जाए अपने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाने से, तो कमिश्नर आगे बढ़ेगा और आपके बारे में राय कायम करेगा अपनी बेहतरीन अकल इस्तेमाल करके। और जो ख्याली राय थी आपके बारे में आने से पहले, उसकी अब कोई हैसियत नहीं। ख्याली राय या पुरानी राय या मिलने से पहले वाली राय, इसका मतलब है एज्यूम्ड वाली। एज्यूम तो कुछ किया ही होता है, मिलने जा रहे हैं आप किसी से पहले से एज्यूम तो किया होता है आप लोगों ने ना कि लड़की वाले कैसे हैं, वो तो मिलने के बाद पता चलता है। अच्छा जी, कि चीनी में चाय डाल के ले आए थे भाई हंस कभी गए नहीं ना, हम भी नहीं गए वैसे, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, स्पेशल ऑडिट पैनल नहीं हो गया था वैसे। स्पेशल ऑडिट पैनल पॉइंट नंबर 11, घर वालों पे छोड़ देना। अच्छा जी, तो इतनी देर से जो समझ आया करें उसका फायदा नहीं होता। जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो क्या होती हैं, बड़ी मछलियां, जो बड़ी मछलियां होती हैं उनको ऑडिट करने के लिए क्या बनता है, स्पेशल ऑडिट पैनल। द बोर्ड में अपॉइंट एज मेनी पैनल्स एज मे बी नेसेसरी। इसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे होंगे। इसमें एक ऑफिसर बैठ जाएगा, एक फर्म सीए की कर लेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो जाएंगे, और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अ फॉरेन एक्सपर्ट। हो सकता है पाकिस्तान में किसी का ऑडिट करने के लिए हमें बाहर के मुल्क से एक्सपर्ट मंगवाना पड़े, लोकल एक्सपर्ट शायद फारग हों, तो फॉरेन एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट मंगवाना पड़े। लेकिन ये बोर्ड फिर कह के मंगवाएगा, या आप ऐसा करें कि फॉरेन एक्सपर्ट ना मंगवाएं, टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट मंगवा लें। ये फिर डिप्लॉय किया जाएगा ऑडिट की मदद के प्रोग्राम के तहत। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, दुनिया के बड़े इदारे को, जो टैक्स को देखते हैं, दुनिया के बड़े इदारे, उनको आपको अप्रोच करना पड़ेगा, या बाहर के मुल्क की किसी भी टैक्स अथॉरिटी, यानी पाकिस्तान का एफबीआर नहीं, बाहर के मुल्क के एफबीआर को पता नहीं क्या कहते होंगे, हर मुल्क के अपने अंदर अपना अपना कोई एफबीआर का नाम होगा। तो ये पॉइंट डी और ई में छोटा सा ये फर्क है कि इधर आप लिख के आएंगे पेपर में फॉरेन एक्सपर्ट, और इधर आप लिख के आएंगे टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट। ये 2 लफ्जों का फर्क हो गया। और वैसे इनमें फर्क क्या है, वो ये है कि ये बाहर से वैसे किसी भी बंदे को आप कर सकते हैं। आपको पता हो बाहर की जर्मनी के अंदर फलां बंदा बड़ा टैक्स जानता है, उसको बुला लें, तो ये बाहर से किसी भी बंदे को आप बुला लेंगे। लेकिन पॉइंट ई में कोई ऐसे आम बंदा नहीं होगा। पॉइंट ई में जो बंदा आएगा, या तो वो किसी इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बंदा आएगा, या बाहर का हुकूमत का कोई एम्प्लॉय आएगा, और उसका नाम हम रखेंगे टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट। तो ये कोई लेमैन भी हो सकता है, तो जो भी बाहर का बंदा मंगवा लें, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये जरा हैवी लेवल का बंदा होगा जो पॉइंट ई में आया है। अच्छा, अब ये लाइन क्यों मैंने लगाई हुई है ये वाली, ये भी बता देता हूं आपको। ये बंदे याद हो गए हैं, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू यही होते हैं, कमिश्नर वगैरह। कमिश्नर के सबऑर्डिनेट्स भी कुछ होते हैं, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर वगैरह हैं। कमिश्नर केस सुनेगा, फर्म ऑफ सीए बैठ जाएगी, फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आएंगे, और साथ कोई फॉरेन एक्सपर्ट आएगा और टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट आएगा। तो बोर्ड अगर पसंद करे तो बहुत से पैनल बना सकता है। बहुत से पैनल्स इसलिए बनाएगा ना, मेनी पैनल्स इसलिए बनाएगा कि हो सकता है एक ऑडिट होंडा एटलस कार का करना हो, एक ऑडिट मुस्लिम कमर्शियल बैंक का करना हो, तो बहुत से ऑडिट पैनल बना लेगा। अच्छा, हर ऑडिट पैनल में आपने कम से कम 2 बंदे रखने हैं या उससे ज्यादा। कम से कम कितने बंदे रखने हैं? ये वाला तो आमतौर पर होता ही है बंदा, ये वाला तो आमतौर पर होता ही है। इनमें से कोई एक रख लें, एक नहीं रखना 2 रख लें, यानी 3-4 भी हो सकते हैं। ये सारे रखने जरूरी नहीं है, कोई सबके दरमियान में एंड नहीं लगा हुआ, यहां पे कोई एंड नहीं लगा हुआ कि सारे रखने हैं। बस इन सब में से 2 कम से कम रख लें आप, तो पैनल आपका कंप्लीट है। इन्होंने क्या करना है, और फोरेंसिक ऑडिट होता है फ्रॉड चेक करने के लिए, टू चेक फ्रॉड। अगर बहुत ज्यादा फ्रॉड आपने कर दिए, फोरेंसिक ऑडिट होगा। लिख लो।
including forensic audit of the income tax affairs of any person, and scope of audit shall be determined by board or commissioner on case to case basis. Scope means कितनी डेप्थ में जाना है. If a member is not an officer of Inland Revenue, ये members है ना सारे, ये पैनल के अंदर जो बंदे बैठे हैं इनका नाम हमने रख दिया था members. If a member is not an officer, यानी इनकी बात हो रही है B, C, D और E की. If a member is not an officer, तो वो कौन से बचे फिर? B, C, D, E. If a member is not an officer of Inland Revenue, the person shall only be included as a member in the panel if an agreement of confidentiality has been entered into. इन लोगों को मेंबर बनाने से पहले वादा लिया जाएगा इनसे. बता दें क्या वादा लिया जाएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बता देना क्या वादा लिया जाएगा. इनसे वादा लिया जाएगा कि जितनी बातें आपको ऑडिट के दरमियान पता चलेंगी उनको राज के तौर पे रखेंगे, सिर्फ एफबीआर को बताएंगे और किसी को बाद में जिंदगी में मिले तो नहीं बताएंगे, हत्ता कि अपनी बीवी को भी नहीं बताएंगे. इफ अ मेंबर इज नॉट एन, बेवा को कैसे नहीं बताया? वो तो शोहर मर गया तो वो कैसे आके बताएगा? बेवा को भी नहीं बताएंगे. कौन था? अच्छा मैं ही बोला था शायद. इफ अ मेंबर इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, अगर कोई मेंबर ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नहीं है, यानी किनमें से है? इनमें से. The person shall only be included as a member in the team, in the panel, in the team, if an agreement of confidentiality has been entered into. अगर उससे आपने कौन सा माहिदा कर लिया? कॉन्फिडेंशियलिटी का, यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करोगे. ये एग्रीमेंट किसके दरमियान होगा? ये एग्रीमेंट में एक पार्टी होगी बोर्ड और दूसरी पार्टी होगी वो वाला बंदा. हो सकता है सीए हो सकता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या अगर कोई इदारा हुआ तो फिर उस इदारे के साथ साइन करेंगे हम. ये जाने लिखा होता है इदारा, हाँ ये, फिर इस इदारे से साइन करेंगे. और अगर बाहर के मुल्क की रेवेन्यू अथॉरिटी हुई, टैक्स अथॉरिटी, फिर तो उनके साथ हमें साइन करना पड़ेगा. तो ये साइन करके एग्री कर लिया जाएगा कि आप लोग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे. स्पेशल ऑडिट पैनल को हेड कौन करेगा? चेयरमैन. चेयरमैन ऑफिसर बनेगा, ऑफिसर चेयरमैन हुआ करेगा. ये चेयरमैन नहीं होगा, ये मैन आएगा तो चेयर हटा ली जाएगी. सॉरी, चेयरमैन ये होगा. आगे चलें जी. स्पेशल ऑडिट पैनल शैल बी हेडेड बाय चेयरमैन हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू. पावर टू एंटर इनटू प्रेमिसेस, फिर इनको ताकत मिल जाएगी. आप कहते हैं तुम घर तक आ गए, तो ये घर तक आएंगे इंशाल्लाह. पावर टू, बाहर नहीं खड़े होंगे, एंटर आइन, अंदर आ जाएंगे. पावर टू एंटर इनटू, जरी बात है छाल मार के नहीं आएंगे, बता के आएंगे. पावर टू एंटर इनटू प्रेमिसेस एंड पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. ये पावर्स क्यों दी जा रही हैं? फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑफिसर. बार बार देखें, ऑफिसर असल में इनका अपना बंदा है ना, तो ऑफिसर को ही कहा जा रहा है. चेयरमैन भी तुम होगे, एंटर होने की ताकत भी तुम्हारे पास होगी. हाँ, ये ताकत इनको कभी कभी दे देता है, क्योंकि ये ताकत कोई ये वाली चीज तो नहीं है कि ट्रांसफर नहीं हो सकती. तो ये ताकत असल में इसके पास है, लेकिन ये इनको भी दे सकता है. फिलहाल हम ये पढ़ें कि इसके पास ये ताकत होगी. पावर टू एंटर इनटू प्रेमिसेस एंड पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग ऑडिट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑफिसर. जब एक बंदा फेल हो जाए, वेयर अ पर्सन फेल्स, बात आगे वही लिखी हुई है जो पहले पढ़ी है हमने, परी वही कॉपी. वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल एनी अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिकली केप्ट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एनी अदर डिवाइस, द कमिश्नर में, वही फिक्रा जो उधर याद किया हुआ है, मे प्रोसीड टू मेक द एंड एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, वही सब कुछ. अगर आप अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें तो आपके बारे में एक बेहतरीन राय कायम की जाएगी. इफ एनी वन, ये कितने डंडे नजर आ रहे हैं आपको? साए में वन.
if any one member of panel is absent, if any one member of panel is absent, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फोन करने कहा मैं छुट्टी पे हूं, मैं बीमार पड़ा हूं, फ्रॉम कंडक्टिंग एन ऑडिट द प्रोसीडिंग ऑफ द ऑडिट में कंटिन्यू, तो हम उसको कहेंगे पढ़ा रहे, कहा मैं पढ़ा हूं बीमार, हमने कहा पढ़ा रहे, हम ऑडिट स्टार्ट, तेरी वजह से ऑडिट तो नहीं रुकते, द ऑडिट में कंटिन्यू, कोई बच्चा ना आए तो उसकी वजह से क्लासें रुक जाती हैं, लेकिन अगर टीचर ही ना आए अदर देन चेयरमैन, लेकिन अगर चेयरमैन ना आए तो फिर ऑडिट रोक दें आप, फिर ऑडिट रोक दें। तो नींद क्यों आती थोड़ी थोड़ी देर बाद, बहुत मोहब्बत है नींद नाल। आई एम ट्राइंग टू से बी अटेंटिव इन क्लास। इफ एनी वन मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल अदर देन चेयरमैन, अगर चेयरमैन ही छुट्टी कर ले फिर नहीं, फिर ऑडिट रुक जाएगा, फिर तो चेयर ही नहीं, तो ऑडिट कहां से होगा। इज एब्सेंट फ्रॉम कंडक्टिंग एन ऑडिट देन प्रोसीडिंग ऑफ ऑडिट में कंटिन्यू एंड द ऑडिट शैल नॉट बी इनवैलिड, ऑडिट कंटिन्यू रहेगा और इनवैलिड नहीं कहा जाएगा उसको। लेकिन अगर चेयरमैन छुट्टी कर ले तो फिर ऑडिट स्टॉप कर दिया जाएगा, ऑडिट क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। नहीं मैं उठा लेता हूं, मैं शुक्रिया। Functions performed by an officer of inland revenue, functions performed by an officer of inland revenue। आप लोग भी क्लास में वो घर जाके ना जगह जगह कभी दीवार के साथ कोई पोर्ट लगा के किताब रख के कभी इसको ऐसे पढ़ा करें, इसको ऐसे पढ़ा करें, घर वाले ऐसे इंप्रेस हो जाए की कर रहे हैं। इधर आओ, कौन था ओ, इधर आओ, बाहर ही खड़ा हुआ है, इधर आओ, आओ इधर जल्दी आओ, आओ इधर। अब हम आपको फंक्शन परफॉर्म करके देने लगे हैं। क्या परफॉर्म करके देने लगे हैं? फंक्शन। लगाऊं? चलो जाओ, बालों से मैचिंग कपड़े पहने। फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो फंक्शन परफॉर्म करेगा shall be considered as having been performed by special audit, ये समझ लिया जाएगा पैनल ने परफॉर्म किए हैं, क्योंकि एक मसला आता था, ये 15 और 16 हमने लिंक कर दिया है। एक मसला आता था, मसला ये आता था कि जिस वक्त सीए छुट्टी कर लेता था और ऑफिसर आ जाता था, तो कॉलेज वाले टैक्स पेयर एतराज करते थे कि भाई हमारी तो टीम आनी थी, पैनल आना था, पैनल में एक बंदा तो छुट्टी पे है, तो तुम लोग कौन सा ऑडिट करने आ गए हो। तो पॉइंट 16 ने कहा इस तरह की बातें ना करो, बस सब छुट्टी पे है या बीमार हो गए, हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑफिसर ने भी फंक्शन परफॉर्म कर दिए तो भी समझ लिया जाएगा सारा काम पैनल ने ही किया है, क्योंकि पैनल वाला अक्सर ऑफिसर सीए से फिर फोन पे इधर उधर राय ले लेते हैं, कुछ जरूरी तो नहीं सबका आना जरूरी है। तो असल में पॉइंट 15 पे लोग ये एतराज करते थे कि खाली चेयरमैन ही आके सारा काम करके चला गया है। तो पॉइंट 16 ने कहा हाँ कर दिया, करो जो करना है, बस कर दिया ये काम। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑफिसर शैल बी कंसीडर्ड एज हैविंग बीन परफॉर्म्ड बाय होल पैनल, इस तरह लिख लें ताकि याद रहे। होल तो समझा जाएगा कि होल पैनल ने ये काम किया। मोड एंड मैनर तरीका होता है, बोर्ड तरीका बताएगा कि पैनल बनेगा कैसे, फिर तरीका क्या फॉलो करेगा और काम वगैरह कैसे करेगा, ये बोर्ड सारा तरीका बताएगा। मतलब पैनल किस टाइम बैठा करेगा, किस टाइम अपनी मीटिंग खत्म किया करेगा, कितने घंटे में केस सॉल्व किया करेगा, ये सारा बोर्ड बताएगा। ओके, पूरे को एक दफा रिवाइज करते हैं हम, लेकिन एक छोटी सी चीज कर लें। ये एक नई प्रोविजन आ गई हुई है जिसका नाम है सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज। क्या नाम है इसका? सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज। पिछले सफे पे कहां जा रहे हैं? तुर्कमानिस्तान जा रहे हैं, इसी सफे पे, पिछले पे साथ वाले। नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड्स, एक बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, दिखाए तो सही लेकिन किस तरह दिखाए? इनकम्प्लीट, या इज अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन।
टर्म टेस्ट नहीं दिया किसी ने, दिया लेकिन इनकम्प्लीट दिया, या जो उसके अंदर मसले मसाइल थे उसकी एक्सप्लेनेशन देने के काबिल नहीं है, समझा नहीं पा रहा चीजें, तो इट शैल बी कंसिडर्ड दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्ट, तो समझ लिया जाएगा कोई गड़बड़ है। अगर आप अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें, नामुकम्मल रिकॉर्ड दिखाएं, या जो हम आपसे सवाल पूछें, आपसे हम सवाल पूछें गंदम, आप जवाब दें चना, आपसे हम सवाल पूछें आप आएं बाएं शाएं करने लग जाएं, मैं पूछूं आप लेट क्यों आए, आपके आज मौसम बड़ा अच्छा है, मैं कहूं आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, आपके एसी बंद करा दें, मैं मिसालें दे रहा हूं। तो ये होता है अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन। तो वेयर अ टैक्सपेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड्स एंड वेयर अ टैक्सपेयर हैज फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या वेयर अ टैक्सपेयर इज अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सजा सुन लें, इट के आगे सजा, इट से यहां सजा लिख लेना, सजा। सजा क्या मिलेगी इन तीन जुर्म करने वालों को? लिख लिया, देखें साथ वाले ने बुक पे लिख लिया, इट शैल बी, इट शैल बी, इट मारी जाएगी उसके सर में, इट शैल बी कंसिडर्ड, चुआ, इट शैल बी कंसिडर्ड दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली, ये समझ लिया जाएगा कि टैक्सेबल इनकम उसकी सही तरह कैलकुलेट, एंड द कॉमी शैल डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ, अब आप अपने रिकॉर्ड दिखा ही नहीं रहे मेरे भाई, जब आप अपने रिकॉर्ड दिखा ही नहीं रहे तो मेरे ऐसे सुन, अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे क्यों मुंह बनाया हुआ था, आपकी छिड़ी है, तो हमने ये देखा। तो अब हम ये बताना चाह रहे थे आपको भाईजान, और भाईजान देखो थे, ये देखें, तो ये समझ लिया जाएगा कि टैक्सेबल इनकम सही तरह मालूम नहीं की गई। अब लगेंगी सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोस। अब क्या लगेंगी? अच्छा भाई, रेशोस का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है एफआर 1 के अंदर, या रेशोस का टॉपिक नहीं पढ़ा? भाई है ही नहीं एफआर 1 के अंदर, वो तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला गया हुआ है। रेशोस के टॉपिक में आप चंद रेशोस पढ़ेंगे, वो रेशोस आपके सिलेबस में अभी टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन रेशोस के नाम याद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये होती है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दें, उससे आपको रेशो पता चल जाएगी कि सेल का कितने परसेंट है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट को आप सेल से डिवाइड कर दें, तो डिफरेंट रेशोज हैं, इनमें जाने की भी जरूरत नहीं है। रेशोज के नाम याद करें, फाइनेंशियल रेशोज, प्रोडक्शन रेशोज, यानी प्रोडक्शन कितनी हो रही है आपकी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रेशो नहीं, रिकवरी रेशो, वेस्टेज रेशो, एंड और कोई और रेशो। तो बोर्ड आप जिस सेक्टर में हैं, हो सकता है आप जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, मिसाल के तौर पर कोई बैंक है, हो सकता है आप जूते बनाने वाले सेक्टर में हो सकता है आप जूते मारने वाले सेक्टर में हो सकता है आप गाड़ियां बनाने वाले सेक्टर में हो। तो बोर्ड फिर आपकी इनकम कैसे निकालेगा? आपके सेक्टर में दूसरे लोगों की देखेगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपके सेक्टर में दूसरे लोगों का नेट प्रॉफिट देखेगा, वहां से अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा आपका प्रॉफिट कितना है। क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे, क्योंकि आप दिखा तो रहे हैं लेकिन या अगर रिकॉर्ड में कोई मसले हैं तो उनका प्रॉपर जवाब, अगर आप ये 3 हरकतें करें, ये 3 हरकतें नॉर्मल बंदा करता है या एबनॉर्मल बंदा करता है? अगर एबनॉर्मल बंदा ये हरकतें करता हुआ पकड़ा गया तो सजा क्या मिलेगी उसको? उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो गलत तस्लीम कर ली जाएगी और कौमी आगे बढ़ के उसकी टैक्सेबल इनकम निकालेगा बेस्ड ऑन सेक्टोरल बेंचमार्क। हमने कहा ये क्या है, बोले जरा। हमने कहा ये क्या है सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज? कहते हैं मैं बताता हूं। The sectoral benchmark ratios means the
रेशोज, स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशो, जिस सेक्टर में आप हैं, जिस सेक्टर में आप हैं, जिस सेक्टर में आप हैं, उस सेक्टर की रेशोज। तो द एक्सप्रेशन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज मीन द स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशोज नोटिफाइड बाय बोर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस होता है आपसे मिलती जुलती कंपनी के केसेस, कंपैरेटिव केसेस होता है आपकी कंपनी से मिलती जुलती कंपनीज के केसेस, जुलती जुलती हाइब्रिड में लिख लें, आपकी कंपनी से मिलती जुलती कंपनीज। कंपैरेटिव केसेस का मतलब होता है आपकी कंपनी से मिलती जुलती कंपनीज, जुलती जुलती, मिलती जुलती, जुलती जुलती, शर्म तुमको मगर नहीं आती, मिलती जुलती, आपकी कंपनी से जुलती जुलती, मिलती जुलती मिलती। आपका इलाका कौन सा है? खड़े हो जरा, खड़े हो। इलाका कौन सा है? चलो फिर बैठ जाओ। दादा अबू कहाँ से हैं? जर्मनी से थे, वो भी 10 माशाल्लाह। आपके वाले साहब ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? लाहौर से, माशाल्लाह। वेयर अ टैक्स पेयर हैज, अम्मी को तो नहीं फोन में व्हाट्सएप डाल के दिया हुआ आप लोगों ने? दिया नहीं, फोन नहीं है कह रहे अम्मी के पास। वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, वेयर अ टैक्स पेयर, इसमें गलत बात नहीं है, मैं वैसे ऐसे पूछ रहा हूं। Where a taxpayer has not furnished records, where a taxpayer has furnished incomplete records, or where a taxpayer is unable to give explanation of defects in records. So it shall be considered that taxable income is not correctly, and the commie shall determine the income on the basis of the expression sectoral benchmark ratios means आपके जैसे businesses की ratios जो कि बोर्ड बताएगा वो कौन से बिजनेसेस हैं, ताकि कंपैरिजन आसान हो सके। तो जाहिरी बात है अगर ओवरऑल जूते बनाने वाली कंपनीज पाकिस्तान में कहती हैं कि हम तकरीबन 13-14% ग्रॉस प्रॉफिट कमा लेते हैं, अक्सर आप लोग रेशोज तो निकालते ही रहते हैं ना, जैसे परसेंटेज आप निकालते रहते हैं, मार्जिन रेशो, मार्कअप रेशो, ये आपने निकाली होंगी कि मार्कअप परसेंटेज कितनी है। तो मार्कअप आमतौर पर सेम ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता ज्यादा उस इंडस्ट्री का। तो फिर मिलते जुलते केसेस देख के आपको ऑडिट कर लिया जाएगा। अब एक अच्छा भला बच्चा था, देखने में भी अच्छा लगता था, क्लासें भी रोजाना लेता था, पढ़ता भी था, चलें छोड़ें उसकी बात, क्या होता नहीं बता रहे। वो पेपर के अंदर सवाल आया कि डिफाइन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज, तो वो शहजादा बच्चा लिख के आ गया बेंचमार्क रेट, सैलरी के चैप्टर का। ओ सैलरी के चैप्टर में नहीं पढ़ा था बेंचमार्क रेट? अच्छा सॉरी, आप लोगों को तो वो भी नहीं पता होता ना, यानी देखिए किसी और को बंदा ये मिसाल दिया करे, आप लोगों को तो वो भी नहीं पता बेंचमार्क रेट क्या है। जान दो पहले बोलना सी ना। चलें जी, ये सेक्शन आप रिवाइज करें। कौमी आपके रिकॉर्ड्स मंगवा लेगा भाई, याद करते हैं साथ साथ। कौमी आपके रिकॉर्ड इस लॉ वाले या किसी और लॉ वाले, उन रिकॉर्ड्स को मंगवा के क्या करेगा? ऑडिट करेगा। और अगर रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे मेंटेन हुए तो आप कंप्यूटर पे एक्सेस देंगे या हार्ड कॉपीज देंगे। कमिश्नर आपके रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगा 6 साल बाद। रिकॉर्ड्स मंगवा लेने के बाद इनका क्या किया जाएगा? ऑडिट किया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा आपकी इनकम कितनी, एक्सपेंस कितनी, एसेट्स कितने हैं। रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली भी मंगवाए, ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकता है। जब ऑडिट मुकम्मल हो जाएगा तो कमिश्नर आपको क्या इशू करेगा? इसमें बताएगा कमिश्नर कि मुझे मसले क्या क्या मिले हैं। आप अगर उन मसलों का प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस का प्रॉपर जवाब नहीं दे सके तो फिर कमिश्नर आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। पहले वो समझ रहा था आप आचा बाचा हैं, अब वो समझेगा आप बुरा बाचा हैं। इधर उनको अटेंटिव करेगा, इधर क्लास हो रही है, आप लोग भी इस तरह क्लास में करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 7, सेक्शन 177 नहीं लगेगा अगर पिछले 3 साल में एक दफा भी आपको ऑडिट हो चुका है।
लेकिन कमिश्नर अगर बोर्ड से इजाजत लेके आपको हर साल भी तंग करे तो कोई मसला नहीं, लेकिन बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ेगी। बोर्ड अक्सर ऐसा करता है कि किसी सीए को कह देते तुम जाके ऑडिट कराओ। जिस बंदे को चुना ऑडिट के लिए कमिश्नर ने हो या बोर्ड ने हो, सीए को फिर ताकत होगी कि वो नोटिस दे सकेगा आपको और आपके घर में दाखिल हो सकेगा। जब कोई टैक्स पेयर फेल हो जाए कमिश्नर के सामने अकाउंट्स दिखाने से, तो कमिश्नर आगे बढ़ के उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा और जो उसके बारे में अजम्पशन ली हुई थी उसका कोई लीगल इफेक्ट। बड़ी मछलियों के लिए स्पेशल ऑडिट पैनल बनाया जाएगा जिसमें ऑफिसर होगा, सीए होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा, फॉरेन एक्सपर्ट होगा और टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट होगा। इन लोगों को कहा जाएगा कि आप हमारा ऑडिट करें, टैक्स पेयर का आके ऑडिट करें। लेकिन इन सब के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट साइन किया जाएगा बिटवीन बोर्ड। एक पार्टी बोर्ड होगी, दूसरी पार्टी ये बंदे होंगे तीनों, या इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी, या टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड पाकिस्तान होगी। और उसके बाद स्पेशल ऑडिट पैनल को हेड कौन करेगा? चेयरमैन। और फिर आपके पास पावर होगी टू एंटर इनटू प्रेमिसेस और इंफॉर्मेशन भी आप ऑब्टेन कर सकेंगे। और अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर देंगे तो बेस्ट जजमेंट होगी और एज्यूम्ड असेसमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई एक बंदा भी स्पेशल ऑडिट पैनल के दिन की मीटिंग में छुट्टी कर ले तो कोई नहीं, ऑडिट को कंटिन्यू किया जाएगा अनलेस के चेयरमैन छुट्टी कर ले। और अगर चेयरमैन खाली आके काम करके चला गया किसी की छुट्टी की वजह से तो समझा जाएगा पूरे पैनल ने ही काम किया है। क्लियर? ओके। हाँ जी, पॉइंट 17 के नीचे एक पैरा मिसिंग है। ओके, लिया है तो मैंने अब याद नहीं रखा नए वाले नोट्स। स्पेशल ऑडिट पैनल के ऊपर एक पैरा मिसिंग है। द कमिश्नर्स पावर अंडर सेक्शन 177 सेपरेट फ्रॉम बोर्ड्स पावर अंडर सेक्शन। स्पेशल ऑडिट पैनल के ऊपर एक 2-3 लाइनें लिखी हैं, वो मिसिंग है, वो इंशाल्लाह कर लेंगे कल। यहां पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं वो मिसिंग थी। चैप्टर 8 निकालें। किधर है चैप्टर 8? ये भाईजान ब्रेक लगी हुई थी, फिर सैटरडे को भी आप लोग नहीं आए तो इसलिए फिर ब्रेक हमने लगा ही दी और फिर हम और चैप्टर की तरफ निकल गए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करना था पेज 179 पर, पॉइंट नंबर 5। 181 है, ये पुरानी किताब है। ओके, किताब नहीं खोल लेते हैं। वन पॉइंट नंबर 5। आप ऐसा करें पेज 183 पे आ जाएं। अच्छा मोहतरम, बहुत ही अटेंटिव हो जाइएगा आप देना भाई डंडी। आपने प्लांट बाय कितने का किया? 50 मिलियन का। आपको गवर्नमेंट ग्रांट कितनी रिसीव हुई? 5 रुपए। देख लेंगे, थोड़ा सा लिखा हुआ अच्छा नहीं है, ये गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी रिसीव हुई? 5 मिलियन की। अक्सर गवर्नमेंट ग्रांट दे देती होती है, चंदा दे देती होती है। होता असल में ये है कि आप कोई अच्छा काम करते हैं, प्लांट खरीदने से तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं। आपने प्लांट खरीदा, गवर्नमेंट ने खुश होकर आपको ग्रांट दे दी, तो आपका आउटफ्लो कितना हुआ? आपकी जेब से पैसे क्यों गए? कितने गए?
नहीं गए कितने 50, और फिर गवर्नमेंट, आप बड़ा अच्छा काम किया आपने, तो गवर्नमेंट पैसे कितने दे गई आपको खुशी में 5। आपको प्लांट पड़ा कितने में, पड़ा का लफ्ज सुना है ना, पड़ा नेट, यानी पड़ा कितने में 45 में। अब एक मसला आ गया कि प्लांट की कॉस्ट डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए 50 लें या 45 लें। उसका हल आप नीचे ना देखें, उसका हल यह है कि आप पूछें, सोचें, बल्कि पूछें कमिश्नर से कि ये जो 5 रुपए मुझे तोहफा मिला है, इस 5 रुपए पे आप टैक्स लगाना चाहते हो या नहीं। अब उसमें दो ऑप्शंस हो गई, फिर हो सकता है कमिश्नर इस 5 रुपए की ग्रांट पे टैक्स लगा दे, और हो सकता है ना लगाए, वो कमिश्नर की मर्जी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट से एक टॉपिक है, आप शायद पढ़ेंगे FR 1 में, पढ़ लिया। तो गवर्नमेंट जो ग्रांट मिलती है, ठीक है, डिपेंड करता है किसने कहा पढ़ा है, लड़ लो तो पता चल गया किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, हो सकता है कमिश्नर टैक्स लगा दे, हो सकता है ना लगाए। अच्छा, तो इस 5 रुपए पे हो सकता है कमिश्नर टैक्स लगा दे, हो सकता है ना लगाए। ये जरा अटेंटिव हो जाए हाइब्रिड में, दूसरी रो में, ये इसमें रेस्ट मोड में तो नहीं आना हमने क्लास में। ग्रांट रिसीव हुई, ऑप्शन 1 क्या है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव हुई है उसको क्या कर दे, माफ, कि मैं इस पे टैक्स नहीं लगा रही। ऑप्शन 2 ये है कि जो ग्रांट रिसीव हो रही है गवर्नमेंट उसको कर दे टैक्सेबल, कि मैं इस पे टैक्स लगा रही हूं। अच्छा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा कि आपने चाहे एग्जेम्प्ट वाला सिनेरियो हो, चाहे ग्रांट टैक्सेबल वाला सिनेरियो हो, आपने शुरू पेपर में 45 से ही किया करना है। शुरू कहां से किया करने, 45 से। नेट कितने का पड़ा है जरा मुझे दिल से बताएं भाई, घंटे वो नोट करने दूंगा। नेट कितने का पड़ा है, बस आपका स्टार्टिंग पॉइंट 50 नहीं होगा। जितने का प्लांट का बिल 50 मिलियन का आपके पास पड़ा होगा, प्लांट का बिल आके देखेंगे तो 50 मिलियन का पड़ा होगा लेकिन ग्रांट मिलने की वजह से अकल लगा के बनाए पड़ा कितने का, 45 का। अच्छा, कमिश्नर ने कह दिया कि मैं इस पर टैक्स नहीं लगाता 5 मिलियन पे, तो 5 मिलियन पे कमिश्नर ने टैक्स नहीं लगाया। भाई इधर देखो ना, कुछ मैं अभी लिखने को कह ही नहीं रहा हूं, तो अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं नहीं समझाऊंगा। अच्छा, तो कमिश्नर ने कह दिया इस 5 को एग्जेम्प्ट, कि मोहतरम मैं आपके 5 मिलियन पर टैक्स नहीं लगाता। तो अब लॉजिक पे चल के बताएं कि आज मुझे खुशी हो रही है या आज मुझे गम हो रहा है। खुशी हो रही है। क्या खुशी हो रही है, मुझे 5 मिलियन की ग्रांट मिल गई, उसमें मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा, एग्जेम्प्ट इनकम, तो खुशी की बात है। उस खुशी के बदले गवर्नमेंट हमें गम देगी, FBR एक गम देगा। FBR कहेगा कमिश्नर ने आपको खुशी सुना दी, एक गम मेरी तरफ से सुन लो, आपके एसेट की कॉस्ट 45 ही है, डेप्रीशिएट 45 को करना। हालांकि खरीदा हमने 50 का हुआ है, हमारा लॉ मेकर कहेगा डेप्रीशिएट 45 को ही करना। याद रखिएगा, एक और जगह भी हमने कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया था, 90 लाख 1 करोड़ की गाड़ी थी, उसकी कॉस्ट हमने 75 लाख कर दी थी। गम की बात होती है वो, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी तो प्रॉफिट्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो नुकसान की बात होती है। याद रखिएगा, जब भी लॉ वाले कॉस्ट को कम कर देना किसी चीज की, तो डेप्रिसिएशन कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन कम हो जाएंगी तो प्रॉफिट्स हमारे जितनी, और डेप्रिसिएशन कम होते हैं तो अगर जीरो रह जाए फिर तो प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलना हमने नेट से है और 45 को अपने हाल पे छोड़ देना इस सिनेरियो में। अगर टैक्स वालों ने कहा कि ग्रांट जो आई है 5 मिलियन की, आप इस पे टैक्स दो, हम कहेंगे अच्छा बहुत गम की बात है यार, हर जगह तुम लोग नजर लगाने पहुंच जाते हो हमारी चीजों को। अच्छा वाला 5 मिलियन मिलना था, उस पर आप टैक्स दें। टैक्स वालों ने कहा हाँ तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब FBR ने कहा यार अभी आपके बड़ा जुल्म हो गया, सुने पड़ा तो प्लांट 45 में था आपको, लेकिन दोबारा 5 को ऐड बैक कर दो, हम आपके एसेट की कॉस्ट को ग्रॉस अप करके किस पे ले आते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगी, जब 5 मिलियन डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड होगी तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होती है। लेकिन अब पहले एसेट की कॉस्ट 45 थी, लेकिन अब एसेट की कॉस्ट क्या होगी, 50 होगी। अब जरा
मसला क्या होता है? मसला वहां होता है जहां बच्चे शुरू नेट से नहीं करते। वो दोनों सिनेरियोज में यहां लिख लेते हैं 50, फिर 5 माइनस करके यहां लिखते हैं 45, फिर इसको कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें दोबारा 5 ऐड कर देते हैं। इस तरह की प्रेजेंटेशन मैं नहीं सिखा रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे बताएं मैंने प्लांट कितने का बाय किया? 50 का। सप्लायर को कितने पे किया? सवाल नहीं सुनते। सुन लिया था सवाल? अब 50 जवाब है 45। सप्लायर को कितने दिए जिससे प्लांट खरीदा? 50। जब प्लांट लाके इंस्टॉल कर दिया, आमतौर पे गवर्नमेंट इतनी जल्दी ग्रांट नहीं देती, इंस्टॉल करते, मशीनें लगाते हैं, हम फैक्ट्री लगाते हैं, लोगों को नौकरियां देते, फिर जाके गवर्नमेंट ने ग्रांट भेज दी। गवर्नमेंट ने कहा सुने आपका प्लांट लग गया, तड़तड़ तड़तड़ की आवाजें आ रही थी आपकी फैक्ट्री से, तो प्लांट लग गया सुने आपका। हमने कहा हाँ प्लांट लग गया। तो जैसे लोग कहते नहीं काका यार रोने की आवाजें आ रही थी, तो प्लांट आ गया भाईजन। तो ये लोग तोहफे लेके आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट तोहफा लेके आ गई। कितने वो उधर ही सोच रहे हो, अभी इधर आ जाओ वापस। तो 50 का एसेट खरीदा, 5 की क्या मिली? ग्रांट। तो नेट कितने का पड़ा? भाई शुरू जिंदगी में नेट से करने, इस एडजस्टमेंट में शुरू कहां से करने जिंदगी में? नेट से। अब लॉजिक पे याद रखें, गवर्नमेंट ने कहा मैं ग्रांट पे टैक्स नहीं लगाती, उसने कमिश्नर ने कहा मैं ग्रांट पे टैक्स नहीं लगाती, तो आपको क्या मिलेगी? आपको खुशी मिलेगी, 45 नहीं मिलेगी आपको क्या मिलेगी? इस खुशी के बदले एफबीआर गम देगा, आपके एसेट की कॉस्ट थी 50, उसको किस पे पड़ा रहने देगा ताकि आपका एसेट 45 पे डेप्रिशिएट हो। ओके। दूसरी तरफ कंगी ला दो भाई को, बॉल पॉइंट से बाल सेट करें थोड़ी थोड़ी देर बाद। मैं कभी क्लास में ऐसे कर रहा होता हूं थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि कैसे क्लास पढ़ाई जाएगी मेरे से? अब मैं थोड़ी थोड़ी, आप लोग पढ़ सकेंगे आप लोग जी? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है, अब देखो ना कितनी अजीब फीलिंग हो रही होती है इधर बैठ के मेरी। अगर ग्रांट टैक्सेबल है, अगर ग्रांट के तो आपको आज क्या मिल रहा है? ये कुछ लोगों को मसला है, उनके अब छोड़ दें, हम अपना पढ़ते हैं। इधर आए। आप लोगों को ग्रांट पे टैक्स देना पड़ा, तो आपको क्या मिल रहा है आज? इस गम के बदले गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट देगी। एसेट तो 45 का पड़ा था, लेकिन दोबारा शूट अप करा के एसेट को किस पे ले जाएगी? 50 पे। क्या चीज? ओहो हो बेसिस हमें वो बता देगा। तस्वीर नहीं कहनी भाई, कॉपीराइट है साडा। तस्वीर खींच लेना मेरे बेटे, पहले नोट निकाल लो। तस्वीरें खींचने आए हैं इधर। ये पॉइंट है, बहुत अच्छा सवाल है ये पॉइंट ना, सेक्शन 76 का 10 है। ये बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछा। सेक्शन 76 का 10 है ही नहीं है। लाल लो सेक्शन 76 का 10 है। किस पेज पे है? 181। एक हफ्ता हो गया लोगों के स्टेटस नहीं देखे, हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, अभी सुबह सुबह ही लोगों के स्टेटस देख के आए हैं, लगाए भी हैं कल। हाथ खड़ा करें। वेले लोग स्टेटस लाओ भाई ना, टाइम है जी। मेरे ब्रो जरा सैटरडे को टर्म टेस्ट के बाद मिलना मुझे, फिर हम आपको शाबाश देंगे। ऐसे हमारी तरफ से भी शाबाशें होती हैं कुछ। क्या जीते हो आप? नहीं, क्या कौन सी गेम थी? लड्डू? अच्छा, फुटसॉल। पाँव से कुछ खेलते हैं उसमें। सुने भाई, आप फर्स्ट आए हैं आप उसमें, खड़े हो जाए। वो उसको क्यों ट्रांसफर कर दिया है?
भैया आपने दोस्त को बॉल पॉइंट दी, मोहब्बत से लाके अपने इलाके की खास सौगात बॉल पॉइंट, और अगले दिन जो है वो किसी और के हाथ में नजर आई, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं, ठीक है, मर्जी उसकी भाई, हमने उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए जी जल्दी नोट करें। अगर साथ वाला नहीं आया हुआ आज तो खड़े हो जाए जरा, अगर आपका दोस्त नहीं आया हुआ तो, या उससे दोस्ती खत्म कर दें। दो ही ऑप्शन है, या खड़े हो जाए या दोस्ती खत्म कर दें। कौन सी ऑप्शन? हाँ ये चीज मेरे अजीज, एक भाई खड़े हो गए, बैठ जाना, नजर नहीं आ रहा। बस याद नहीं करना, बस नोट करना था। घर में लगे हो 45 5 40 दे हाइब्रिड में सेकंड रो में, अगर इस तरह हम भी थोड़ी थोड़ी देर में जरा रेस्ट मोड में चले जाएं तो आप लोग तो माशाल्लाह। हाइब्रिड में सेकंड रो बता दें इनको कि इनसे बात हो रही है। शुक्रिया, सारी नींदें थी पूरी होनी है। अच्छा याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी केस आ जाए ना, शुरू आपने नेट से ही करना है, ये याद रखिएगा। शुरू आपने कहां से करना है? नेट से करना है। Okay, the new version of mini tool partition wizard has been detected. सानू क्यों दस रहे हैं? अब पेज नंबर बताएं। 180 नहीं, सेक्शन 76 का 10 कहाँ है? अच्छा यहीं पे आपने कोई जगह बना के नोट कर लिया? ओके, पढ़े जी, पॉइंट नंबर 10 कहाँ? The cost of an asset will never include, अच्छा मादरत अगले सफे से पढ़ें, वो जरा ज्यादा अच्छा है। If grant, subsidy, rebate, commission और मदद is chargeable to tax, then it will be added in cost. देखिए जरा डायग्राम। If grant, subsidy is chargeable to, then it will be added in cost. फिर इसको कॉस्ट में क्या कर दो? कुछ बच्चे ना असल में कॉस्ट का मतलब 50 समझ लेते हैं, तो भाई ये जरा लॉ बनाने वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। कॉस्ट का मतलब यहाँ 50 नहीं है, यहाँ असल में कॉस्ट का मतलब नेट कॉस्ट है, जितने का वो पड़ा है उसमें आपने ऐड करना है 5। याद करें जी। इफ ग्रांट सब्सिडी इज चार्जेबल टू टैक्स, इतना सा पढ़ के डायग्राम की तरफ आ जाए, ये वाला सिनेरियो, देन इट विल बी एडेड इन कॉस्ट। फिर इसको कॉस्ट में क्या कर लें? कितनी कॉस्ट है उसमें कितना ऐड कर लिया? 5। जवाब बार बार याद करें। इफ ग्रांट इज चार्जेबल टू टैक्स then it will be added in cost. So final answer क्या हो जाएगा? 50. The cost of an asset will not include the amount of any exempt grant. Exempt grant को आपने दोबारा इंक्लूड नहीं करना। सर आपको कैसे पता चला ये एग्जेम्प्ट है? इसलिए कि अगले हाउएवर के बाद चार्जेबल लिखा हुआ है, तो फिर इससे पहले वाला एग्जेम्प्ट ही होगा ना। तो क्या करती है कुर्सी? द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विल नेवर इंक्लूड एग्जेम्प्ट ग्रांट। इधर से देखें, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विल नेवर इंक्लूड, यानी इसमें ग्रांट को अब डाल नहीं देना, इंक्लूड नहीं कर देना, बस दोबारा डाल नहीं देना बस। तो याद करें, इफ ग्रांट इज टैक्सेबल इट विल बी एडेड इन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट
will not include a exempt grant. Include exempt grant. The cost of asset will not include exempt grant. Exempt grant, exempt subsidy, exempt rebate, exempt commission, exempt other assistance, any assistance received, bracket छोड़े, received in respect of acquisition of asset. जो asset खरीदते हुए आपको grant मिली. अच्छा मोहतरम, अब इधर तशरीफ लाएं. इधर तशरीफ लाके हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं पेज नंबर 183 पे. मादरत थोड़ा सा आज आपको इधर उधर सफ़ों पे जाना पड़ा है. पेज नंबर 183 के ऊपर क्वेश्चन 1. नहीं, मत देखिए मैं क्या मिटा रहा हूं. अब जरा आप लोग स्क्रीन से देख के ना रजिस्टर ठीक है निकाल लो. तो ये बताएं, इसका जवाब बताएं पहले सवाल का. An entity purchased an asset costing rupees, subsidy received from government is. आगे ना पढ़ें, पहले जरा नेट से शुरू तो करवाएं. नेट कितना है? 55. ये पहला स्टेप हुआ करेगा आपके. बच्चे बेचारे आगे पढ़ने लग जाते हैं कि देख लें एग्जेम्प्ट वाला सिनेरियो जो टैक्सेबल वाला सिनेरियो है. ओ भाई, एग्जेम्प्ट वाला सिनेरियो टैक्सेबल वाला सिनेरियो फारग हो, हमारी नजर में वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारी नजर में स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट ही गलत किया तो फिर क्या होगा? इन बोथ केसेस स्टार्ट विद नेट. अब केस पता नहीं आगे कौन सा बनना है, वो देख लेते हैं. तो कॉस्ट निकालें एज्यूम करते हुए सब्सिडी माफ है, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं करना ना, वो देखें. तो इसको अपने हाल पे छोड़ दूं बस. अब वो लॉजिक नहीं याद रखनी पेपर के अंदर, बस रट्टा मारने तो रट्टा मार लें, वो तो कोई मसला नहीं. एग्जाम्प्ट में कुछ भी नहीं करना, शुरू तो नेट से कर लेना. एग्जाम्प्ट में कुछ भी नहीं करना और टैक्सेबल में दोबारा उसको ऐड कर देना. रट्टा मारने मार लें, वो आपकी मर्जी है. लेकिन हमने तो वैसे लॉजिक बता दी थी. आज खुशी गम इस तरह की बात. एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 70,000. गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट दी है? 15,000. आगे मत देखें क्या है, अभी पहले नेट से शुरू करें. कल जब इसके प्रॉपर सवाल करेंगे बड़े वाले तो फिर जरा मजा आएगा. 55. ग्रांट इज टैक्सेबल. ऐड कर दें कितना? और उसकी लॉजिक क्या बताई थी? क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ा ना, तो टैक्स देने की वजह से आपको गम हुआ है. उसको गम को कंपनसेट करने के लिए आपकी एसेट की कॉस्ट दोबारा 70 पे ले आए ताकि आपको डिफरेंस ज्यादा मिल जाए. डिफरेंस ज्यादा मिल जाएगी तो आपको प्रॉफिट्स कम होंगे. वो डन. अच्छा. एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 40,000. लोन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बाइंग दिस एसेट इज 12,000. गवर्नमेंट से लोन कितना लिया इसके लिए? आप बताएं जी. लिखा ही नहीं हुआ एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है. भाई लोन पे तो ये सेक्शन लगना ही नहीं. ये तो सब्सिडी और ग्रांट नहीं है. सब्सिडी और ग्रांट तो आपको पता है माय डियर वापस नहीं करनी होती, हमारे पास आ जाती है. लोन तो लोन पे ये सेक्शन लगता ही नहीं. ठहरे पहले जरा बता दूं आपको, लोन पे ये सेक्शन लगता ही नहीं. अदर देन लोन विच इज रीपेएबल, लोन पे ये सेक्शन लगता ही नहीं. अदर देन लोन, अभी आके सारी चीजें मैं बताता हूं आपको. तो बस छोड़ें, आप लोन को इग्नोर करें, टोटली इग्नोर करें. और एसेट बताएं कितने का खरीदा है. सो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन? 40,000. अच्छा. अच्छा, ये चार्जेबल टू टैक्स वाला कौन सा सवाल किया था? चार्जेबल टू टैक्स वाला क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 180. लिख लिया?
अच्छा जी, और एग्जेम्प्ट वाला कौन सा किया था? पेज नंबर 183 183 भाई। और ये लोन वाला कौन सा किया था? लोन रीपेएबल, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 183। ओके, अब मोहतरम एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करवाना है इसी पेज पे 181 पे। लोन कितना लिया है? $2 लाख। लोन कितना लिए? 30 जून को उसमें से वापस कितना कर दिया है? $30,000। और कितना अभी तक वापस नहीं किया? 170,000। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। मुझे बताएं कि लोन जब लिया होगा, तो लोन जब डॉलर में लिया होगा बाहर के मुल्क से, तो हमारे पास पैसा आया होगा या गया होगा? आया होगा। उसका तरीका आपको पता है, ये होता है कि आप $2 लाख बाहर के मुल्क से लोन ले लेते हैं और $2 लाख मार्केट में जाके उसके 2 लाख किसी को देके उसके अगेंस्ट ₹5 ले लेते हैं, तो पैसे तो आए ना हमारी जेब में। और जब लोन वापस किया होगा बाहर के मुल्क में $30,000, तो पैसे हमारी जेब से गए होंगे या आए होंगे? गए होंगे, ये तो आपको पता है। उसका तरीका वैसे ये होता है कि बाजार में आप जाते हैं और बाजार में पैसे लेके जाते हैं, बाजार में पैसे लेके जाके किसी दुकान से $30,000 ले लेते हैं और $30,000 बाहर के मुल्क में भिजवा देते हैं। ये वापस करने का तरीका होता है। तो बोले जब बॉल पेन लेनी इधर से, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट है नवा। अच्छा, तो लोन लेते हुए इनफ्लो होता है। सर बड़ी बात बताई, हमें पता था। लोन लेते हुए और लोन वापस करते हुए। अब आप मुझे बताएं, जब मैंने लोन लिया उस वक्त $1 कितने का था? 140 का। जब मैंने लोन वापस किया उस वक्त $1 कितने का हो गया? 100। फर्ज करें अगर मैं $1 लोन लेता, मैंने तो अच्छा खासा लिया, अगर मैं $1 लोन लेता तो मेरे पास आते 140 रुपए और जाते 100। कोई बंदा बता सकता है ये खुशी है या गम में? यहां आप माइनस साइन लगाया करेंगे, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाया करेंगे, ऐसा अपने समझने के लिए माइनस साइन। आपको कितने रुपए का गम हो गया? जब डॉलर मुझे मिला तो डॉलर कितने का था? जब मुझे डॉलर वापस करना पड़ा 142। आपने दोस्त से कहा यार मुझे $1 उधार दे दो, आप वो डॉलर बाजार में लेके गए, 140 जेब में डाल लिए। दोस्त थोड़े से बताया, उसने कहा $1 वापस करो। हाँ मेरे पास तो नहीं है, वो तो डॉलर मैंने ₹5 में कन्वर्ट करा लिया था। अब आप क्या करेंगे? बाजार जाएंगे, बाजार में $42 का 142 का हुआ होगा, क्या करेंगे फिर आप? बाजार में जाके 142 रुपए किसी को देंगे और अपनी जेब में क्या डालेंगे? $1 डाल लेंगे और दोस्त को दे देंगे, बस। क्लियर? आप बता दें कितने ₹5 का आपको नुकसान हुआ? ये नुकसान आज आपने मुझे बताने 2 लाख पे हुए, 1,70,000 पे हुए या 30,000 पे हुआ है? एक्सेलेंट। जितनी रीपेमेंट हुई है उस पे हुआ है। कितनी रीपेमेंट होगी? जरा नजर मार के बताएं कितनी रीपेमेंट होगी। इसको आपने पेपर में मल्टीप्लाई किया करने 30,000 से, $30,000 से। इसको मल्टीप्लाई किया करने $30,000 से, मल्टीप्लाइड बाय $30,000 इज इक्वल टू रुपीज, नहीं 60,000 के साथ आपने लॉस लिखा करना लफ्ज, क्योंकि जवाब किस में आ रहा है? नेगेटिव में। इसलिए आप बताएं ₹5 में कितना नुकसान हुआ? 60,000। तो नोट खूबसूरत से करके यही नोट कर लें किताब पे, साइड पे जगह है थोड़ी सी। भाई वापस आ जाओ, पिछले सफे पे हम, पिछले पे और पिछले पे, ये इस वाले पे।
चलिए जी, याद हो गया। कल गेन वाला सवाल भी करेंगे। उधार लेते हुए डॉलर कितने का था? उधार वापस करते हुए डॉलर कितने का हो गया? 142 का। कैलकुलेटर पे जवाब बताएं, पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव $2 आ रहे हैं? नेगेटिव $2। $2,00,000 पे नुकसान हुए या $70,000 पे नुकसान, या $30,000 पे नुकसान है? $30,000 पे नुकसान हुआ है। हर डॉलर पे कितने रुपए नुकसान हुआ है? $2। टोटल नुकसान पाक रुपीज में। तारीखी फिक्र हम बोलने लगे। अगर मुंह हमारा खुला का खुला रह गया, अगर इस लोन से आप एसेट खरीद लें, फॉरेन करेंसी लोन है ना, इस लोन से आप क्या खरीद लें, तो इस लॉस को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। इस लॉस को एसेट की कॉस्ट का क्या बनाएंगे? क्योंकि ये नुकसान किस वजह से हुआ? इस एसेट की वजह से। ऐसे अकाउंटिंग वाले ना इसको P&L में डालते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग वालों की अपनी लॉजिक्स होती है। अकाउंटिंग वाले असल में कहते हैं कि इसमें एसेट का कसूर नहीं है, इसमें आपके बिजनेस का कसूर है कि आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है। आप लोन ना लेते, आप अपने पैसों से खरीद लेते। अकाउंटिंग की क्लास में टीचर आपको बताएंगे कि इसको एक्सपेंस में डाला करें, लेकिन हम तो टैक्स की क्लास पढ़े हैं। टैक्स वाले कहते हैं इस लॉस को कहां डालो? कैपी। अब हाथ खड़ा करके कोई बंदा बताए इस लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या लेस करेंगे? भाई एक बात याद रखिएगा, लॉस की नेचर डेबिट होती है और एसेट की नेचर भी, इसलिए डेबिट और डेबिट को नेट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को क्या किया करेंगे? ऐड किया करेंगे। छोटा सा फिक्रा लिखें, अगर लॉस आया करेगा तो उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। अगर लॉस आया करेगा तो उसको एसेट की कॉस्ट, उस्मान को बुलाएं, अगर लॉस आया करेगा तो उसको एसेट की कॉस्ट में क्या करेंगे? बोलें जल्दी जल्दी, उस्मान को जल्दी बुलाएं। हाँ ठीक है, क्लोज कर दो।